हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। चलिए आज शुरू करते हैं भारत के संविधान के भाग 1 से। पहला स्लाइड है भारत का संविधान, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जी, इसका सीधा मतलब ये है कि ये खंड भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले हिस्से के बारे में है, जो बताता है कि हमारा संघ यानी यूनियन क्या है और उसका क्षेत्र कहां तक है। और इसमें लिखा है आर्टिकल्स 1 to 4, अनुच्छेद 1 से 4। हाँ, तो मतलब भाग 1 में सिर्फ ये 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और एक परीक्षा तथ्य भी है। भाग 1 में भारत की सीमाओं और राज्यों के गठन का वर्णन है। बिल्कुल, तो एग्जाम के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि ये पार्ट भारत की बाउंड्रीज और नए राज्य कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में है। अगली स्लाइड इसकी संरचना दिखाती है। पहला है आर्टिकल 1, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। जी, यानी अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित करता है कि भारत है क्या। फिर आर्टिकल्स 2 and 3, एक्सपेंशन एंड चेंज। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 विस्तार और परिवर्तन की बात करते हैं। और आखिर में आर्टिकल 4, लीगल प्रोसीजर। हाँ, और अनुच्छेद 4 बताता है कि ये सब बदलाव करने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। अच्छा, फिर एक पॉइंट है संविधान का आधार। यह परिभाषित करता है कि भारत क्या है। जी, मतलब ये पार्ट एक तरह से संविधान की नींव रखता है, ये तय करके कि भारत आखिर किसे कहेंगे। अगला पॉइंट है संसद की शक्ति, नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। मतलब ये भाग हमारी संसद को नए राज्य बनाने और उनकी सीमाओं को बदलने की ताकत देता है। क्षेत्र का दायरा, इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र शामिल है। हाँ, इसका मतलब हुआ कि भारत की टेरिटरी में सिर्फ स्टेट्स नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके भी हैं जिन्हें भविष्य में हासिल किया जा सकता है। और एक जरूरी एग्जाम फैक्ट, महत्वपूर्ण, संविधान की पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों और उनके क्षेत्रों के नाम है। बिल्कुल, तो अगर किसी को सभी राज्यों और उनके इलाकों की लिस्ट देखनी है तो वो संविधान की पहली अनुसूची में मिलेगी। अब आते हैं अनुच्छेद 1 पर। ये कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 हमारे देश के 2 नाम बताता है, इंडिया और भारत, और ये भी साफ करता है कि ये राज्यों का एक संघ, एक यूनियन है। और यहाँ पर एक खास बात बताई गई है, महत्वपूर्ण, यहाँ फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, ये बहुत सोचा समझा कदम था। संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर यूनियन शब्द चुना, फेडरेशन नहीं। तो इसका कोई खास कारण था? जी बिल्कुल, अगला एग्जाम फैक्ट यही बताता है। अंबेडकर के अनुसार यूनियन शब्द का अर्थ है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। अच्छा। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि यूनियन शब्द ये दिखाता है कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से टूटकर अलग नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक अविनाशी संघ है। समझ गई? अब भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। लिखा है अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारतीय क्षेत्र का वर्गीकरण। जी, मतलब भारत के क्षेत्र को अनुच्छेद 1 के तीसरे क्लॉज के हिसाब से बांटा गया। पहला है 1, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी स्टेट्स, यानी पहली कैटेगरी में हमारे सभी राज्यों के इलाके आते हैं। दूसरा 2, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, और दूसरी कैटेगरी में केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा 3, अर्जित क्षेत्र एक्वायर्ड टेरिटरीज। मतलब तीसरी श्रेणी में वो क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। और आज की स्थिति पर एक एग्जाम फैक्ट है, वर्तमान स्थिति भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जी, ये आज का आंकड़ा है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब अनुच्छेद 2 पर आते हैं। पहला पॉइंट है यह संसद को शक्ति देता है। मतलब अनुच्छेद 2 हमारी संसद को कुछ खास अधिकार देता है। और इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों को भारत में शामिल करना जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो इस अनुच्छेद का मकसद बाहरी इलाकों को भारत में मिलाना है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। उदाहरण सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा। जी, ये तीनों ही क्षेत्र बाद में भारत में शामिल हुए थे। और परीक्षा के लिए एक जरूरी बात, एग्जाम फैक्ट, अनुच्छेद 2 विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है। बिल्कुल, तो याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 2 विदेशी क्षेत्रों के विलय से जुड़ा है। सिक्किम का विलय एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पर एक पूरी स्लाइड है। पहला पॉइंट है 1974 35वां संशोधन, एसोसिएट स्टेट। जी, इसका मतलब है कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। और फिर 1975 36वां संशोधन, फुल स्टेट। और अगले ही साल 1975 में 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। एक और बात, अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया और फिर हटा दिया गया। हाँ, ये दिलचस्प बात है। इसी प्रक्रिया में संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया था और जब सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया तो उसे हटा भी दिया गया। और एग्जाम फैक्ट है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। जी, ये नंबर याद रखना महत्वपूर्ण है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर जो आंतरिक पुनर्गठन के बारे में है। इसमें संसद क्या कर सकती है? पहला है 1, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि संसद किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। दूसरा 2, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। और वो किसी भी राज्य का एरिया घटा भी सकती है। तीसरा 3, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। जी, संसद राज्यों की बाउंड्रीज या उनके नाम दोनों को बदल सकती है। और एग्जाम फैक्ट इसे कहता है इसे राज्यों का आंतरिक समायोजन, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कहा जाता है। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया को राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन या समायोजन कहते हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 के बीच एक तुलना भी है। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल, नए राज्यों का प्रवेश जो भारत का हिस्सा नहीं है, उदाहरण सिक्किम। हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया, अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों के लिए जैसे सिक्किम का भारत में शामिल होना। और आर्टिकल 3 इंटरनल, मौजूदा राज्यों में परिवर्तन, उदाहरण तेलंगाना। हाँ, और अनुच्छेद 3 देश के अंदर मौजूदा राज्यों में बदलाव से जुड़ा है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। और यहाँ वो मशहूर एग्जाम फैक्ट आता है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को समझते हैं। पहला चरण, राष्ट्रपति की सिफारिश, प्रायर रिकमेंडेशन अनिवार्य है। जी, ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी बिल संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी ही पड़ती है। फिर राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर को विचार के लिए भेजते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं जिस पर असर पड़ने वाला है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। और एग्जाम फैक्ट है, राज्य विधानमंडल को अपनी राय देने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। हाँ, मतलब राज्य विधानमंडल को अपनी राय बताने के लिए तय समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो बिल को हमेशा के लिए लटका दें। लेकिन यहाँ संसद की सर्वोच्चता की बात आती है। पहला पॉइंट, संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। जी, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह से आजाद है। अच्छा, संसद राज्य की सहमति के बिना उसका नाम या सीमा बदल सकती है। मतलब संसद को किसी राज्य का नाम या बाउंड्री बदलने के लिए उस राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। और एक और एग्जाम फैक्ट, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में विधानमंडल को बिल भेजने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है।
अगर बदलाव किसी केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है तो बिल को वहां के विधानमंडल को भेजने की भी जरूरत नहीं है, अगर वहां विधानमंडल है भी तो। अब अनुच्छेद 4 पर आते हैं, जो कानूनों के प्रकार के बारे में है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन आर्टिकल 368 नहीं माने जाएंगे। जी, ये बहुत अहम बात है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होते हैं उन्हें आर्टिकल 368 वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर इन्हें कैसे पास किया जाता है? इन्हें साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जा सकता है। हाँ, इसका मतलब है कि ऐसे कानूनों को संसद में बस एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। और एग्जाम फैक्ट इसे और साफ करता है, इसके लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, इन बदलावों के लिए 2/3 सदस्यों वाले विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बहुत ही ऐतिहासिक केस की बात करते हैं, बेरुबारी मामला 1960। इसमें सवाल क्या था? प्रश्न, क्या संसद भारतीय क्षेत्र विदेश को दे सकती है? जी, सवाल यही था कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनिवार्य है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा, ये साधारण कानून से नहीं हो सकता। अच्छा, और इसी से जुड़ा एग्जाम फैक्ट है, 9वां संविधान संशोधन 1960 बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए किया गया था। जी, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद बेरुबारी यूनियन को पाकिस्तान को देने के लिए नवा संविधान संशोधन करना पड़ा था। और हाल ही में ऐसा एक और संशोधन हुआ है, 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015। जी, ये 2015 के 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में है। और ये किस बारे में था? भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेव का आदान प्रदान। इसका मतलब है कि संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश ने आपस में कुछ भूभागों, जिन्हें एन्क्लेव कहते हैं, उनकी अदला बदली की थी। और इसका असर कहां पड़ा? एग्जाम फैक्ट कहता है यह प्रथम अनुसूची में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों में बदलाव लाया। जी, इस समझौते से पहली अनुसूची में बदलाव हुआ और इन 4 राज्यों के क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1950 में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण पहला था पार्ट ए ब्रिटिश प्रांत 9 राज्य। हाँ, 1950 में भाग ए में 9 वो राज्य थे जो पहले ब्रिटिश प्रांत थे। फिर पार्ट बी देशी रियासतें 9 राज्य। भाग बी में 9 बड़ी देशी रियासतें थीं। पार्ट सी मुख्य आयुक्त के क्षेत्र 10 राज्य। जी, भाग सी में 10 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। और आखिर में पार्ट डी अंडमान और निकोबार। और भाग डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। और एग्जाम फैक्ट बताता है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, 1956 में 7वें संशोधन के जरिए राज्यों का ये 4 हिस्सों वाला वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। और ये हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग की वजह से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और सदस्य KM पणिक्कर और HN कुंजरू। जी, इसके सदस्य KM पणिक्कर और HN कुंजरू थे। इनकी सिफारिश क्या थी? सिफारिश, भाषा को आधार माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को खारिज किया। मतलब आयोग ने माना कि राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया जा सकता है, पर उन्होंने एक भाषा एक राज्य के विचार को सही नहीं माना। और इसका नतीजा? एग्जाम फैक्ट, इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। जी, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को क्या स्थिति थी? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, हाँ, ये इसी संशोधन का नतीजा था। भाग ए, बी, सी, डी का वर्गीकरण समाप्त। जी, राज्यों का वो पुराना वर्गीकरण खत्म हो गया। और परिणाम क्या था? परिणाम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यूटीज। इसके बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और एक आखिरी एग्जाम फैक्ट, केरल और कर्नाटक तब मैसूर का गठन इसी अधिनियम द्वारा हुआ। सही बात है, केरल और कर्नाटक, जिसे उस वक्त मैसूर कहते थे, जैसे राज्य इसी अधिनियम के तहत बने थे। 1956 के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। 1956 के बाद बने राज्य कालक्रम। जी, 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 2014 में तेलंगाना और 2019 में जम्मू और कश्मीर का विभाजन। जी, और इस पर एग्जाम फैक्ट है 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज JNK और लद्दाख में विभाजित किया गया। मतलब 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जी, तो अब आखिर में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्यों को दोहरा लेते हैं। पहला, अनुच्छेद 1 भारत बराबर राज्यों का संघ। इसका सार यही है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3 संसद राज्यों का नक्शा बदल सकती है। जी हाँ, यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। अनुच्छेद 4 साधारण बहुमत पर्याप्त है। और इसका निचोड़ है कि अनुच्छेद 4 के अनुसार ऐसे बदलावों के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। बेरुबारी मामला, विदेशी क्षेत्र देने के लिए संशोधन जरूरी। मतलब बेरुबारी केस के फैसले के अनुसार अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। और आखिरी एग्जाम फैक्ट, निष्कर्ष, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जी, और अंत में निष्कर्ष यही है कि भारत एक ऐसा संघ है जो अविनाशी है, लेकिन उसके राज्य विनाशी हैं। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो स्रोत है वे संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद किसी शांत समय में नहीं लिखे गए थे। ये उस उथल पुथल भरे दौर में लिखे गए जब भारत का बंटवारा हुआ था। हाँ, लाखों लोग सीमा के इस पार से उस पार जा रहे थे। बिल्कुल, ऐसे में ये तय करना कि भारत का नागरिक कौन है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन भारत का नागरिक कौन कहलाया? क्या कोई परिभाषा तय की गई थी? हाँ, और इसी सवाल का जवाब है अनुच्छेद 5। ये उन लोगों के लिए था जो उस समय भारत में ही रह रहे थे। अच्छा। इसने नागरिकता के लिए एक अनिवार्य शर्त रखी, भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल इन इंडिया। अधिवास मतलब वो व्यक्ति भारत को ही अपना स्थायी घर मानता हो और यहीं रहने का इरादा रखता हो। अच्छा, तो सिर्फ भारत में रहना काफी नहीं था, भारत को अपना घर मानने का इरादा भी जरूरी था। जी, इरादा बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस अधिवास के अलावा और क्या शर्तें थी? इस अनिवार्य शर्त के साथ मतलब डोमिसाइल के साथ 3 में से कोई एक शर्त और पूरी करनी होती थी। ठीक है। पहली, कि व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ, यानी बॉर्न इन इंडिया। हाँ। दूसरी, अगर वो खुद भारत में नहीं जन्मा तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी शर्त उन लोगों के लिए थी जो ना तो खुद यहाँ जन्मे थे और ना ही उनके माता पिता। शर्त यह थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हो। 5 साल से? जी, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने जन्म के साथ साथ भारत के साथ एक लंबे जुड़ाव को भी महत्व दिया। दिलचस्प है।
तो अधिवास यानी डोमिसाइल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पता या रेजिडेंस नहीं है, बल्कि एक इरादा है, एक स्थायी घर होने की भावना है। आपने बिल्कुल सही समझा। कानूनी तौर पर अधिवास और निवास में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, आप किसी दूसरे देश में सालों तक काम के लिए रह सकते हैं, पर आपका अधिवास आपका स्थायी घर ही माना जाएगा, जहां आप लौटने का इरादा रखते हैं। तो अनुच्छेद 5 के लिए ये मानसिक तत्व यानी इरादा बहुत जरूरी था। जी, प्राथमिक शर्त थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 ने उन लोगों की स्थिति साफ कर दी जो भारत में ही रह रहे थे, लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी हकीकत तो बंटवारा था। हाँ। उन लाखों लोगों का क्या जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए संविधान क्या कहता है? यही अनुच्छेद 6 की भूमिका आती है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पाकिस्तान से भारत प्रवर्जन यानी माइग्रेट करके आए थे। अच्छा, इसके लिए भी एक वंश की शर्त थी कि वो व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यहाँ अविभाजित भारत से क्या मतलब है? क्या इसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है? जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब है 15 अगस्त 1947 से पहले का ब्रिटिश भारत। ओके। यानी वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल थे। संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट करना था कि अगर नागरिकता का आधार वंश से जुड़ा है तो वो उस भारत की बात कर रहे थे जो बंटवारे से पहले एक था, जिसका जिक्र भारत शासन अधिनियम 1935 में भी मिलता है। बिल्कुल। स्रोत में एक तारीख का जिक्र बार बार आता है, 19 जुलाई 1948। हाँ, अनुच्छेद 6 के तहत इस तारीख का क्या महत्व था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट ऑफ डेट है। देखिए, बंटवारे के बाद शुरुआत में दोनों देशों के बीच आवाजाही पर कोई खास रोक टोक नहीं थी। अच्छा, लेकिन जब अव्यवस्था बढ़ी तो दोनों सरकारों ने मिलकर एक परमिट सिस्टम बनाया ताकि इस प्रवास को नियंत्रित किया जा सके। 19 जुलाई 1948 वो तारीख थी जब यह सिस्टम आधिकारिक रूप से लागू हुआ। तो संविधान ने इस तारीख को एक कानूनी लाइन की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और तब से यहीं सामान्य रूप से रह रहे थे, उन्हें स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक मान लिया गया। और जो बाद में आए, जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और उसकी भी कोई शर्त थी? जी, शर्त थी कि वो आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात, लेकिन एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी थी जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। हाँ, उनकी नागरिकता का क्या हुआ? इसका जवाब अनुच्छेद 7 देता है और ये एक काफी सख्त प्रावधान है। अच्छा, इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947? ये तारीख तो आजादी से भी काफी पहले की है। हाँ, इसे क्यों चुना गया? क्योंकि बंटवारे की आहट और उससे जुड़ी हिंसा मार्च 1947 के आसपास ही तेज हो गई थी। ये तारीख उन लोगों को चिन्हित करने के लिए थी जिन्होंने बंटवारे का मन बना लिया था और पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। तो ये अनुच्छेद काफी मजबूत है। बहुत। ये अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों पर भी हावी हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 और 6 की शर्तें पूरी भी करता हो, लेकिन वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो वो अपनी नागरिकता का अधिकार खो देगा। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए वापसी का कोई रास्ता था? बहुत से लोग शायद हालात की वजह से चले गए हों और बाद में लौटना चाहते हो। हाँ, अनुच्छेद 7 में इस स्थिति के लिए भी एक अपवाद रखा गया था। क्या था वो? अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया था, वो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पुनर्वास परमिट यानी परमिट फॉर रीसेटलमेंट के साथ भारत लौटता है, तो उसकी नागरिकता पर विचार किया जा सकता था। तो उन्हें वापस नागरिकता कैसे मिलती? ऐसे लौटे हुए व्यक्ति को कानूनी तौर पर वैसा ही माना जाता जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो। अच्छा, तो मतलब अनुच्छेद 6 वाली प्रक्रिया? जी बिल्कुल, उन्हें भी पंजीकरण करवाना पड़ता और आवेदन से पहले 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। ये एक तरह से उनकी वापसी की गंभीरता और भारत में बसने के उनके इरादे को परखने का एक तरीका था। तो अब तक हमने 3 तरह के लोगों को देख लिया जो भारत में थे, अनुच्छेद 5, जी, जो पाकिस्तान से भारत आए, अनुच्छेद 6, हाँ, और जो भारत से पाकिस्तान गए, अनुच्छेद 7। सही। लेकिन बहुत से भारतीय तो उस समय दुनिया के दूसरे देशों में भी रह रहे थे, उनके बारे में क्या सोचा गया? के लिए था जो भारत से बाहर रह रहे थे। उनके लिए क्या शर्त थी? शर्त वही थी कि उनका या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। तो वे नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते थे? उनके लिए प्रक्रिया आसान रखी गई थी। उन्हें जिस देश में वे रह रहे थे वहां के भारतीय राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि के पास जाकर खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाना था। अच्छा, यह प्रावधान खास तौर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों, छात्रों या पेशेवरों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण था जो उस समय विदेशों में थे और नए भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अनुच्छेद 5, 6 और 8 ये तीनों मिलकर 26 जनवरी 1950 के दिन की तस्वीर साफ करते हैं कि नागरिक कौन था। एकदम सही। ये तीनों अनुच्छेद एक साथ मिलकर उस ऐतिहासिक क्षण में नागरिकता की पहेली को सुलझाते हैं, एक सामान्य नागरिकों के लिए, एक शरणार्थियों के लिए और एक विदेश में बसे भारतीयों के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। भारत की नागरिकता को लेकर एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। जी, इसका क्या मतलब है और संविधान में इसका जिक्र कहा है? इसका जिक्र सीधे तौर पर अनुच्छेद 9 में आता है। यह अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को साफ तौर पर खारिज करता है। मतलब नो ड्यूअल सिटीजनशिप। बिल्कुल, इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से मतलब वॉलंटियरली किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक ही समय पर 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। हमने अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के बारे में सुना है, जहां आप देश के नागरिक भी होते हैं और अपने राज्य के भी। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा मॉडल क्यों नहीं अपनाया? ये एक बहुत ही विचारपूर्वक लिया गया फैसला था। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई। उस समय भारत एक नया राष्ट्र था और देश को एक साथ जोड़ने की जरूरत सबसे ज्यादा थी। निर्माताओं को लगा कि राज्यों की अलग नागरिकता देने से क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है, जो देश की एकता के लिए खतरा बन सकता था। सही बात है। इसलिए हम भारत के लोग की भावनाओं को मजबूत करने के लिए एकल नागरिकता को चुना गया, जो हमने ब्रिटेन के मॉडल से प्रेरित होकर अपनाया। तो एक बार नागरिकता मिल गई तो क्या वो हमेशा बनी रहेगी? अनुच्छेद 10 इसी बारे में बात करता है ना? जी, अनुच्छेद 10 एक तरह का आश्वासन है, एक गारंटी है। ये कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों मतलब अनुच्छेद 5 से 8 के तहत भारत का नागरिक बन गया है, वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। मतलब एक निरंतरता, कंटिन्यूटी है। जी, ये नागरिकता के अधिकार की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। लेकिन इसमें एक शर्त भी जुड़ी है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन। इसका क्या मतलब हुआ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। इसका मतलब है कि नागरिकता का अधिकार स्थायी तो है, लेकिन निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, संसद को यह अधिकार है कि वह भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियम कानून बना सकती है और सभी नागरिकों को उन कानूनों का पालन करना होगा। और ये शर्त
सीधे तौर पर अगले और शायद सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद की ओर ले जाती है, अनुच्छेद 11। बिल्कुल, अनुच्छेद 11 जो संसद की शक्ति से जुड़ा है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अनुच्छेद भविष्य के लिए नागरिकता के सारे दरवाजे खोल देता है और इसकी चाबी संसद के हाथ में दे देता है। ये साफ कहता है कि संसद को नागरिकता के अर्जन, एक्विजिशन और समाप्ति, टर्मिनेशन से संबंधित कोई भी कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। और ये भी कि पिछले अनुच्छेद इस शक्ति को कम नहीं कर सकते। जी, ये भी कहता है कि भाग 2 के पिछले कोई भी अनुच्छेद मतलब 5 से 10 संसद की इस शक्ति को कम नहीं कर सकते। तो एक तरह से अनुच्छेद 5 से 8 ने तो बस 1950 की स्थिति तय की, लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, ये सब तय करने का अधिकार अनुच्छेद 11 ने संसद को दे दिया। बिल्कुल, अगर अनुच्छेद 5 से 10 तक नागरिकता के नियम हैं, तो अनुच्छेद 11 संसद को दी गई मास्टर की है। मास्टर की। जी, ये संसद को अधिकार देता है कि वो भविष्य में जरूरत के हिसाब से इन नियमों को बदल सके, नए नियम बना सके या किसी नियम को पूरी तरह हटा भी सके। ये भाग 3 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 जी, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बिल्कुल। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पहले ही बिंदु कहता है कि ये नागरिकों के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आधार है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अधिकार ही देश में एक राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार मनमानी ना कर सके। अच्छा, और ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के लिए सीधे अदालत जा सकता है। जी, ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य है। और एक जरूरी परीक्षा तथ्य कि ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स से। एकदम सही। ये जो पूरा विचार है वो अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिभाषा, जनरल डेफिनेशंस, आर्ट 12 एंड 13। जी, अब हम अनुच्छेद 12 और 13 में दी गई कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे। तो अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटीज भी शामिल हैं। जैसे नगरपालिका या पंचायत। जी बिल्कुल, वो सभी राज्य के दायरे में आते हैं। और अनुच्छेद 13 ये असंगत कानूनों, इनकंसिस्टेंट लॉज की बात करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 13 साफ कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उन्हें कम करता हो, वो शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। और यहीं से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ना? परीक्षा तथ्य भी यही है। जी, अनुच्छेद 13 ही न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार है। इसी वजह से न्यायपालिका को ये शक्ति मिलती है कि वो किसी भी कानून की जांच कर सके। तो अब आते हैं पहले अधिकार पर, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। जी, इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। देखिए, इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं और सभी को कानून का एक जैसा संरक्षण मिलेगा। अच्छा, और फिर आता है अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी, ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। हाँ, ये अनुच्छेद राज्य को इन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है। इसे भेदभाव नहीं माना जाता। और एक परीक्षा तथ्य, अनुच्छेद 14 के अपवादों में राष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल है, अनुच्छेद 361 के तहत। जी, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्यवाहियों से छूट मिलती है। चलिए समानता के अधिकार को ही आगे बढ़ाते हैं। अवसर की समानता, राइट टू इक्वालिटी 2। हाँ, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, जो अवसर की समानता से जुड़ा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। जी, और इसमें यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण अपवाद, एक्सेप्शन है। बिल्कुल, संसद चाहे तो किसी विशेष पद के लिए निवास यानी रेजिडेंस की शर्त लगा सकती है। और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था भी इसी में है। जी हाँ, सरकार पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और परीक्षा तथ्य भी इसी से जुड़ा है। मंडल आयोग, मंडल कमीशन का मामला अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है। हाँ, मंडल आयोग का गठन ही पिछड़े वर्गों के आरक्षण की जांच के लिए हुआ था और उसका सीधा संबंध इसी अनुच्छेद से। अब आते हैं उन अनुच्छेदों पर जो सामाजिक बुराइयों का अंत करते हैं, एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स। जी, ये खंड अनुच्छेद 17 और 18 के जरिए समाज में फैली कुछ बुराइयों को खत्म करने की बात करता है। पहला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का आचरण पूरी तरह से निषिद्ध है और यह एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल, छुआछूत को यह अनुच्छेद पूरी तरह से खत्म करता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना कानूनन अपराध है। यहाँ एक नोट भी है, यह अधिकार निजी व्यक्तियों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उपलब्ध है। ये एक बहुत खास बात है। यह अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होता है। और दूसरा है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जी, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। इसका मतलब है कि राज्य, मिलिट्री और एकेडमिक सम्मानों को छोड़कर महाराजा या राय बहादुर जैसी कोई दूसरी उपाधि नहीं दे सकता। तो फिर भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का क्या? परीक्षा तथ्य यही है। हाँ, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं माना जाता। लेकिन इनका उपयोग नाम के साथ नहीं किया जा सकता। जी, इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे पदवी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समानता के बाद अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19। इसमें 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं। जी, अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी शांतिपूर्ण सम्मेलन, असेंबली विदाउट आर्म्स। तीसरी संघ या समिति बनाना, एसोसिएशंस, यूनियंस। जी, फिर चौथी है भारत में कहीं भी घूमना, फ्री मूवमेंट। पांचवी कहीं भी निवास करना, रेजिडेंस। और छठी कोई भी व्यापार या पेशा, प्रोफेशन, ट्रेड चुनना।
तो ये 6 आजादियां हैं और परीक्षा तथ्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। बिल्कुल, प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन इसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा माना जाता है। अब आते हैं दोष सिद्धि से संरक्षण पर, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, आर्ट 20। इसमें अपराधियों के लिए 3 सुरक्षा कवच हैं। जी, अनुच्छेद 20 उन लोगों को कुछ सुरक्षा देता है जिन पर किसी अपराध का आरोप लगा हो। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब अपराध करते समय जो कानून लागू था उसी के तहत सजा मिलेगी, बाद में बने कानून से नहीं। सही, किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो जुर्म करते समय लागू था। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जेपर्डी, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति पर एक ही जुर्म के लिए एक से ज्यादा बार केस नहीं चल सकता और ना ही सजा हो सकती है। और तीसरा है आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी, इसका मतलब है कि किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही खास बात है। देश में इमरजेंसी लगने पर भी इन 2 अनुच्छेदों द्वारा दिए गए अधिकार छीने नहीं जा सकते। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन या आजादी को सिर्फ कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करके ही छीन सकती है, वरना नहीं। और इसका विस्तार भी हुआ है, अब इसमें गरिमापूर्ण जीवन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, निजता का अधिकार, प्राइवेसी और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इस अनुच्छेद का दायरा बहुत बढ़ाया है। और परीक्षा तथ्य, मेनका गांधी मामले 1978 ने अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाया। जी, 1978 केसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत विस्तृत कर दिया था। अब इसी से जुड़ा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 21A। हाँ, यह अनुच्छेद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 21A कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दे। और इसका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 द्वारा किया गया है। जी, इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 2009 में ये कानून बनाया। परीक्षा तथ्य ये है कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल, शिक्षा के अधिकार को संविधान में साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अब आते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण पर, अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्ट 22। जी, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ अधिकार और सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। हाँ, और अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार भी। और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। जी, ये 3 मुख्य अधिकार हैं, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना, वकील से सलाह लेना और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। हाँ, ये अधिकार उन लोगों पर लागू नहीं होते जिन्हें सिर्फ शक के आधार पर अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया हो। और परीक्षा तथ्य भी इसी से जुड़ा है। जी, निवारक निरोध के मामले में भी किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, अब हम अनुच्छेद 23 और 24 पर आते हैं जो शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इसमें मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और जबरन श्रम प्रतिबंधित है। जी, अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, बिना पैसे दिए काम करवाना और किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक गतिविधियों में नियोजित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, यह अनुच्छेद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या किसी भी जोखिम भरे काम में लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। परीक्षा तथ्य कहता है बेगार का अर्थ है बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। जी, बेगार एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी से बिना कोई मजदूरी या वेतन दिए जबरदस्ती काम कराया जाता है। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी, ये खंड अनुच्छेद 25 और 26 के माध्यम से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक। जी, ये हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। हाँ, ये आजादी असीमित नहीं है, इसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से जुड़ा है। जी, ये अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का खुद प्रबंधन करने, संस्थाएं स्थापित करने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा तथ्य है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का अंग माना गया है। जी, सिख धर्म के अनुयायियों को कृपाण रखने की अनुमति है क्योंकि इसे उनके धर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है। अब देखते हैं धर्म और शिक्षा को, रिलीजन एंड एजुकेशन आए। जी, अब हम अनुच्छेद 27 और 28 को देखेंगे। अनुच्छेद 27 करों टैक्सेस से मुक्ति की बात करता है। हाँ। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जिसका पैसा किसी एक धर्म के प्रचार पे खर्च हो। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। जी, ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब होली स्टेट फंडेड किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और परीक्षा तथ्य भी इसी बात को और साफ करता है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करता है कि जो संस्थान पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। जी, अनुच्छेद 29 और 30 ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण करता है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। हाँ, ये अनुच्छेद देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के समूह को अपनी अलग भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है। जी, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें और उन्हें मैनेज करें। परीक्षा तथ्य कहता है कि अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। जी, ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान इस अनुच्छेद के तहत सिर्फ 2 तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है,
धर्म और भाषा के आधार पर। अब आते हैं कुछ विधियों की व्यावृत्ति पर, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। हाँ, ये खंड कुछ ऐसे कानूनों के बारे में है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 संपत्ति का अधिकार अब निरस्त हो चुका है, रिपील्ड। जी, इसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और फिर है अनुच्छेद 31A, 31B और 31C। हाँ, ये अनुच्छेद कुछ विशेष कानूनों को सुरक्षा देते हैं। 31A भूमि सुधार कानूनों को बचाता है, 31B 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है, और 31C? और 31C कुछ निदेशक तत्वों DSP को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 से ऊपर रखता है। तो परीक्षा तथ्य ये है कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट। एकदम सही। अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्ट 32। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और ये अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। जी, उन्होंने इस अनुच्छेद को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। परीक्षा तथ्य, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक, गारंटर और अभिभावक, डिफेंडर है। इसी अनुच्छेद के कारण सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर और रक्षक माना जाता है। अब बात करते हैं 5 प्रकार की रिट की, द 5 रिट्स, आर्ट 32। जी, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है। इन्हें रिट कहते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ये अवैध हिरासत के खिलाफ होती है। दूसरी परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। जी, ये किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जो निचली अदालत को रोकती है। और चौथी उत्प्रेषण, सर्ट्यूरेरी, जो निर्णय को रद्द करती है। सही। और 5वीं है अधिकार पृच्छा, को वारंटो। किस अधिकार से? ये सार्वजनिक पद की वैधता जांचने के लिए है। जी, ये 5 रिट हैं। और परीक्षा तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स को भी अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अब एक अलग विषय पर आते हैं, सशस्त्र बलों के अधिकार, आर्म्ड फोर्सेज एंड राइट्स, आर्ट 33। हाँ, यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। जी, ये अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सेना और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। और इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना। बिल्कुल, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बलों में अनुशासन बना रहे। परीक्षा तथ्य, अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद पार्लियामेंट के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है, राज्यों की विधानसभाओं को नहीं। और अब भाग 3 के आखिरी अनुच्छेद, मार्शल लॉ और कानून बनाने की शक्ति, आर्ट 34 एंड 35। जी, ये अनुच्छेद मार्शल लॉ और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों पर संसद की शक्ति को स्पष्ट करते हैं। 44 मार्शल लॉ की बात करता है, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी, अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस दौरान वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 विधान बनाने की शक्ति, ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। हाँ, ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों के कुछ खास प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी। और एक दिलचस्प परीक्षा तथ्य, संविधान में मार्शल लॉ शब्द को कहीं भी परिभाषित, डिफाइन नहीं किया गया है। जी, ये दिलचस्प है कि संविधान इस शब्द का इस्तेमाल तो करता है लेकिन इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता। तो अब एक संक्षिप्त सारांश देख लेते हैं। समझ ली? जी, भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 न्यायोचित, जस्टिशिएबल है। मतलब इनका हनन होने पर अदालत जाया जा सकता है। ये राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। हाँ, ये देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। और एक जरूरी बात, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये अधिकार बिना किसी सीमा के नहीं है। देश के हित में सरकार इन पर तर्कसंगत रोक लगा सकती है। ये नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जी, ये अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य, केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। जी, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार तो है लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, हमारे पास जो दस्तावेज है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक का पूरा ब्यौरा देते हैं। हाँ, और अक्सर ये सवाल उठता है कि यह है क्या ये सिर्फ एक विश लिस्ट है, एक अच्छी बातों की सूची जिसे सरकारें चाहें तो नजरअंदाज कर दें, या फिर ये हमारे संविधान की आत्मा है, एक रोड मैप जो बताता है कि भारत को कैसा देश बनना है। यही आज की हमारी खोज का मिशन है, समझना कि ये सिद्धांत असल में क्या है और इतने सालों में ये कहां तक हकीकत बने। और शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात है कि ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जी, तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। अनुच्छेद 36 और 37 से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि यहीं पर ये तय होता है कि निर्देश किसके लिए है और इनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो आर्टिकल 36 तो सीधा कहता है कि राज्य का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए है। मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, पंचायतें, सरकारी कंपनियां, सब कुछ देश चलाने वाली हर एक संस्था। लेकिन फिर आता है अनुच्छेद 37 जो एक पेज डालता है। ये कहता है कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। ये बात थोड़ी निराश करती है ना। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। अगर लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर इनका मतलब क्या है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, इसी अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है,
फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये शब्द बहुत सोच समझ कर डाले गए। अच्छा। हमारे संविधान निर्माता इन्हें सिर्फ नैतिक सलाह नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद आती है, उन्होंने इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा था। उनका मानना था कि कोई भी सरकार जो चुनाव में वापस आना चाहती है वो इन निर्देशों को अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये जनता के हाथ में एक पैमाना है जिससे वो सरकार के काम को माप सकती है। मतलब ये कानूनी अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लागू होते हैं। बिल्कुल, ये संविधान का वो हिस्सा है जो सरकारों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाता रहता है। तो ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र का वो मैनिफेस्टो है जो संविधान ने ही हमें दिया है। चलिए इसी नजरिए से आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 38 को देखते हैं। जी, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब मूल है। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना की गूंज लगती है। बिल्कुल, और इसी में 1978 में 44वें संशोधन से एक और बात जोड़ी गई। हाँ, कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में जो असमानता है उसे कम करने की कोशिश करेगा। जी, ये महसूस किया गया कि सिर्फ न्याय की बात करना काफी नहीं है, असमानता को कम करने का लक्ष्य साफ साफ लिखना जरूरी है। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ठोस नीतियां बताई गई हैं अनुच्छेद 39 में। हाँ, इसमें पूरी एक लिस्ट है, जैसे सभी को आजीविका के साधन मिले, देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा सही से हो, ताकि धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा न हो जाए, और शायद सबसे मशहूर, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। और यहाँ एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रावधान है। वो क्या? अनुच्छेद 39 बी और सी, यानी संसाधनों का सही बंटवारा और धन का संकेंद्रण रोकना। इन्हें लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार या अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब समाज के बड़े भले के लिए व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। हाँ, और इसी बात पर दशकों तक सुप्रीम कोर्ट और संसद में खींचतान चली है। लेकिन संविधान की मंशा यही थी कि सामाजिक न्याय व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से ऊपर है। जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून इसी प्रावधान के दम पर टिक पाए। वाह। और आर्थिक न्याय की बात चली रही है तो अनुच्छेद 39 ए का जिक्र भी जरूरी है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। जी, इसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये महसूस किया गया कि न्याय महंगा है और अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो उसके लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मतलब बेमानी है। और इसी के तहत नालसा बना है ना? बिल्कुल, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो आज लाखों लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देती है। चलिए पंचायतों पर आते हैं। अनुच्छेद 40, ये गांधीवादी सिद्धांत है ना? हाँ बिल्कुल, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयां बनाएगा। ये गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना साफ दिखता है। जी, लेकिन इस सपने को हकीकत बनने में बहुत लंबा वक्त लगा। आजादी के बाद कई दशकों तक ये सिर्फ एक सपना ही रहा। इसे संवैधानिक दर्जा तो 1992 में 73rd संशोधन के जरिए मिला। हाँ बिल्कुल, आज जो पंचायती राज व्यवस्था हम देखते हैं उसकी नींव इसी एक अनुच्छेद में है। आगे है अनुच्छेद 41 जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की बात करता है, जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी। हाँ, और हालांकि ये भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई सरकारी योजनाएं इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। अच्छा, और अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत दशाएं और प्रसूति सहायता की बात करता है। जी, मैटरनिटी रिलीफ, और इसका सीधा नतीजा हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में देखते हैं जो कामकाजी महिलाओं को पेड लीव देता है। और अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज। हाँ, और यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि निर्वाह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा होती है। इन दोनों में क्या फर्क है? न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम वेज बस ये सुनिश्चित करती है कि इंसान जिंदा रह सके, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन निर्वाह मजदूरी का दायरा बड़ा है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए थोड़ी बचत भी शामिल है। ये एक गरिमापूर्ण जीवन का लक्ष्य है जो अभी भी शायद हमसे दूर है। और इसी में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात है। जी, ये एक और गांधीवादी सिद्धांत है जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। इसके बाद 2 और अनुच्छेद हैं जो बाद में जुड़े गए, 43A और 43B। हाँ, 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है और 43B सहकारी समितियों यानी कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देने की। ये दोनों ही एक तरह से आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। बिल्कुल, 43A को 42वें संशोधन से और 43B को 97वें संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। चलिए अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो शायद इस पूरे भाग में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये कहता है कि राज्य पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। मतलब शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन सब मामलों में सभी धर्मों के लिए एक कानून। जी, संविधान सभा से लेकर आज तक ये एक सुलगा हुआ मुद्दा क्यों रहा है? क्योंकि ये सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के सवाल से जुड़ जाता है। संविधान सभा में भी इस पर तीखी बहस हुई थी। अच्छा। हाँ, कुछ सदस्यों का मानना था कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, जबकि कुछ मुस्लिम सदस्यों ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखलंदाजी माना। अंत में इसे मौलिक अधिकारों की बजाय निदेशक तत्वों में डाला गया, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में जब समाज तैयार होगा तब इसे लागू किया जाएगा। जी, और आज भी गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां एक तरह की समान नागरिक संहिता लागू है। बाकी देश में ये एक अधूरा वादा है। अब आते हैं अनुच्छेद 45 पर जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। 86 संशोधन 2002 से पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, लेकिन अब तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A के तहत। बिल्कुल, यही इसकी सफलता है। एक निदेशक तत्व एक मौलिक अधिकार बन गया। अब अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर कहते हैं। बहुत खूब। अब जल्दी से कुछ और जरूरी अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 ये समाज के कमजोर वर्गों, खासकर SC और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें शोषण से बचाने की बात करता है। मतलब आरक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं का आधार यही है। हाँ, उनका संवैधानिक आधार यही अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 47 ये पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। जी, और इसी में हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी है। अच्छा, तो बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जो शराबबंदी है वो इसी के तहत है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने के लिए, और इसी में दुधारू पशुओं के वध पर रोक की बात भी है। हाँ, और कई राज्यों में गौ हत्या निषेध कानून इसी अनुच्छेद का पालन करते हैं। इसके बाद है 48A जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। जी, इसे 42वें संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। ये उस समय हो रहे वैश्विक पर्यावरण आंदोलन का नतीजा था। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण के लिए है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI काम करता है। अब हम आखिरी 2 अनुच्छेदों पर आते हैं।
अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर कलेक्टर ही जज का काम करने लगे तो क्या न्याय निष्पक्ष हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1973 के सीआरपीसी ने न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अलग करके इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। और अंत में अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। मतलब ये भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। हाँ बिल्कुल, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, ये सब इसी अनुच्छेद की भावना से निकले हैं। तो इन सब बातों को समेटें तो एक सवाल मन में आता है, मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व, इन दोनों में टकराव की स्थिति में क्या होता है? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? यही भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे बड़ा सवाल रहा है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार ऊपर है, फिर संसद ने संशोधन करके डीपीएसपी को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश की। ये खींचतान चलती रही। फिर इसका हल कैसे निकला? अंत में मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और वो क्या था? कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिका है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये संतुलन ही संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब आप एक को दूसरे के लिए पूरी तरह कुर्बान नहीं कर सकते। जी, ये एक रथ के दो पहियों की तरह है जो मिलकर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिद्धांत सिर्फ कुछ विचार नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी, न्यायपूर्ण और आधुनिक भारत बनाने के लिए संविधान द्वारा दिया गया एक जिंदा दस्तावेज है, एक रोड मैप है। बिल्कुल, हम सब अक्सर अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हमें बोलने की आजादी है, बराबरी का हक है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या है? आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे भारतीय संविधान के उसी हिस्से पर रोशनी डालते हैं जो अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की बात करता है। बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A की गहराइयों में ले जाते हैं, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्तव्य संविधान में आए क्यों, इनका मतलब क्या है और आज के भारत में ये कितने प्रासंगिक हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक दिलचस्प मोड़ से। जब 1950 में हमारा संविधान बना तब उसमें नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं थे। जी नहीं थे। सारा जोर अधिकारों पर था। तो फिर मतलब अचानक से कर्तव्यों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही इसकी सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये विचार 1976 में आया, इमरजेंसी के दौर में। अच्छा। उस समय की सरकार का मानना था कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। इसी सोच के तहत सरदार सुवर्ण सिंह समिति बनाई गई। अच्छा, तो इस समिति ने ही इन कर्तव्यों की सिफारिश की थी। हाँ, और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। वही जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जी, ये संशोधन इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसे मिनी संविधान सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि इसमें बहुत सारे बदलाव थे, बल्कि इसलिए भी कि ये बदलाव संविधान की आत्मा को बदलने की कोशिश कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। मतलब अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी सोच का नतीजा था ये पूरा भाग 4A, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51 है, और उसमें शुरुआत में 10 कर्तव्य डाले गए। और एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए, ये विचार मूल रूप से यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। तो 1976 में 10 कर्तव्य थे, लेकिन आज हम 11 की बात करते हैं। तो 11वां कर्तव्य बाद में आया। हाँ, 11वां कर्तव्य जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, वो काफी बाद में 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ठीक है, चलिए अब इन कर्तव्यों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो काफी सीधा लगता है। दिखने में सीधा है पर इसमें गहराई है। आदर्शों का मतलब है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिन पर हमारा देश खड़ा है। और संस्थाओं का मतलब? संस्थाओं का मतलब है संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग। ये कर्तव्य कहता है कि आप इन सबकी इज्जत करें। यहाँ एक बहुत बारीक बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। इसमें राष्ट्रगान यानी जनगण मन का जिक्र तो है, पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का नहीं। क्या इसका कोई खास कारण है? जी, संविधान सभा में इस पे काफी बहस हुई थी और अंत में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसलिए संवैधानिक कर्तव्य के तौर पर सिर्फ राष्ट्रगान को ही शामिल किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना भी एक नागरिक परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल, वो है, पर वो संवैधानिक कर्तव्य में नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगले कर्तव्य पर आते हैं जो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये 3 शब्द संप्रभुता, एकता, अखंडता सुनने में बहुत भारी लगते हैं। आम भाषा में इनका क्या मतलब है? देखिए, संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। और एकता और अखंडता का मतलब है कि देश को तोड़ने वाली किसी भी ताकत का हम सब मिलकर सामना करेंगे। दस्तावेज इसे नागरिक का सर्वोच्च दायित्व कहते हैं। अच्छा। और यही 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की भी आत्मा है। यानी ये कर्तव्य सीधे सीधे देश की नींव से जुड़ा है। इसी से जुड़ा हुआ अगला कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हाँ, इसका मतलब है कि देश की सुरक्षा करना सिर्फ सेना का काम नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसमें आह्वान किए जाने पर वाली बात महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब अनिवार्य सैन्य भर्ती से है? मतलब मिलिट्री ड्राफ्ट जैसा कुछ देशों में होता है? इसका दायरा उससे बड़ा है, पर यह सरकार को यह संवैधानिक अधिकार जरूर देता है कि जरूरत पड़ने पर वो अनिवार्य सैन्य सेवा, जिसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, लागू कर सकती है। अच्छा, पर भारत में ऐसा हुआ नहीं है कभी? नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये ज्यादातर युद्ध या किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के लिए प्रावधान है। देश की रक्षा के बाद अब बात आती है समाज को जोड़ने की। अगला कर्तव्य कहता है कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये कर्तव्य हमारे समाज की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों को संबोधित करता है। पहला हिस्सा धर्म, भाषा, प्रदेश के आधार पर भेदभाव को खत्म करके भाईचारा बढ़ाने की बात करता है। और दूसरा हिस्सा? और दूसरा हिस्सा सीधे सीधे महिलाओं के सम्मान की बात करता है। जब ये लिखा गया तो क्या लिखने वालों के दिमाग में दहेज या सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी? निश्चित रूप से। ये कर्तव्य दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी हर उस प्रथा के खिलाफ एक संवैधानिक चेतावनी है जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। तो ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है? नहीं, ये हमारे कानूनों का आधार भी है। समाज के बाद अब बात आती है संस्कृति की। अगला कर्तव्य कहता है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ये सामासिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर क्या है? ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। सोचिए, भारत की संस्कृति एक खिचड़ी की तरह है। इसमें दक्षिण के चावल हैं, उत्तर का घी, पूरब के मसाले। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। सही बात है। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जहां अलग अलग परंपराएं मिलकर एक नई अनूठी पहचान बनाती हैं।
ये कर्तव्य उसी पहचान को बचाने की बात करता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और संस्कृति की ही तरह हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। अगला कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। वन, झील, नदी और वन्यजीव। हाँ, और ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं करता, बल्कि ये भी कहता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत गहरी बात है। जी, ये हमें सिर्फ इंसानों के प्रति ही नहीं बल्कि जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होने को कहता है। और इस कर्तव्य का तो असल दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ा है ना। मतलब अदालतों ने इसका कई बार इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, मशहूर MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कर्तव्य का हवाला देकर स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ किताब में लिखी बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। पर्यावरण के बाद अब बात करते हैं मानसिकता की। अगला कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये तो आज के मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में सबसे जरूरी कर्तव्य लगता है। निस्संदेह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है किसी भी बात को आंख बंद करके न मानना, सवाल पूछना, तर्क और सबूत के आधार पर सोचना। यह हमें अंधविश्वास और रूढ़िवाद से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण या उच्च आदर्श जैसे शब्द तो बहुत मतलब सब्जेक्टिव है। मेरे लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो शायद किसी और के लिए ना हो। क्या ये अस्पष्टता इसे कमजोर नहीं बनाती? ये एक बहुत अच्छी आलोचना है और हम इस पर बाद में आएंगे। लेकिन संविधान निर्माताओं का उद्देश्य स्पष्ट था, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो तर्क पर चले, न कि अफवाहों पर। और मानववाद का मतलब है कि किसी भी नियम, कानून या परंपरा से ऊपर इंसान और इंसानियत को रखना। देश में जो अंधविश्वास विरोधी कानून है उनका आधार यही कर्तव्य है। ठीक है, मानसिकता से हटकर अब आते हैं सार्वजनिक व्यवहार पर। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में सबसे पहले सरकारी बसों, ट्रेनों और इमारतों को निशाना बनाया जाता है। हाँ, ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि वो संपत्ति किसी सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है। उसे नुकसान पहुंचाना मतलब देश का नुकसान करना। और इसे सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं रहने दिया गया है, इसे लागू करने के लिए एक कानून भी है। हाँ, इसी कर्तव्य को ताकत देने के लिए 1984 में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत ऐसा करने वालों को सजा हो सकती है। इसके बाद जो कर्तव्य आता है वो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति को जोड़ता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसका सार ये है कि जब एक नागरिक, चाहे वो खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या कोई कारीगर, अपने काम में बेहतर होता है तो वो सिर्फ अपनी तरक्की नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल, आपकी व्यक्तिगत सफलता अंततः राष्ट्र की सफलता है। ये एक बहुत ही प्रेरक विचार है। और फिर आता है वो 11वां कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये तो काफी देर से आया। हाँ, ये दिखाता है कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदली। जब 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट एक मौलिक अधिकार बना, अच्छा, तो उसे जमीन पर उतारने के लिए ये कर्तव्य बहुत जरूरी था। अधिकार बच्चे को मिला और उस अधिकार को पूरा करने का कर्तव्य माता पिता को दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमने सभी 11 कर्तव्यों को समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इनकी प्रकृति क्या है। अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो क्या उसे सजा हो सकती है? सीधे तौर पर नहीं, ये गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल इसका मतलब है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए अदालत नहीं ले जा सकते कि उसने मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। तो फिर ये सिर्फ नैतिक सलाह है, इनका कोई कानूनी वजन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। जैसा हमने देखा, संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति के मामले में किया। ठीक है। इसके अलावा अदालतें किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय इन कर्तव्यों को ध्यान में रखती हैं। वे देखती हैं कि क्या कोई कानून इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। 1999 में वर्मा समिति ने भी इस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। उन्होंने क्या पाया? वर्मा समिति का काम ही ये पता लगाना था कि इन कर्तव्यों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और उन्होंने पाया कि कई कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून पहले से ही मौजूद हैं। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए 1971 का कानून है, या पर्यावरण की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। समिति का मुख्य उद्देश्य था कि इन कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। इससे एक बुनियादी बहस शुरू होती है, अधिकार बनाम कर्तव्य। क्या ये एक दूसरे के विरोधी है? बिल्कुल नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी का एक बहुत सुंदर विचार था कि अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो किसी और का अधिकार सुरक्षित होता है। अगर मैं प्रदूषण न फैलाने का अपना कर्तव्य निभाऊं तो आपका स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार सुरक्षित होता है। सही बात है। कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता पैदा कर सकते हैं और अधिकारों के बिना कर्तव्य गुलामी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में कहा था कि मौलिक कर्तव्यों का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए किया जा सकता है। सही कहा। और इसीलिए इन कर्तव्यों का महत्व बहुत ज्यादा है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी है, नागरिकों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं और अदालतों को कानूनों की सही व्याख्या करने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी आलोचना भी तो होती है। आलोचक कहते हैं कि ये सूची अधूरी है, इसमें वोट देना, टैक्स चुकाना, परिवार नियोजन जैसे जरूरी कर्तव्य तो है ही नहीं। ये एक बहुत मजबूत आलोचना है और ये जानना बहुत रोचक है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान को एक मौलिक कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे माना नहीं। सच में? अगर वो सिफारिश मान ली जाती तो आज देश में टैक्स को लेकर शायद पुराना नजरिया अलग होता। शायद दूसरी आलोचना इनकी अस्पष्ट भाषा को लेकर है, जैसा आपने पहले कहा था। उच्च आदर्श या सामाजिक संस्कृति जैसे शब्द एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी आलोचना यह है कि सजा का प्रावधान न होने की वजह से लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आखिर में इन कर्तव्यों को कैसे देखें? इन्हें भारतीय लोकतंत्र की नैतिक नींव के रूप में देखना चाहिए। यह एक तरह का नैतिक कंपास है जो हमें बताते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। अधिकार हमें वो देते हैं जो हमें मिलना चाहिए, जबकि कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि हमें देश और समाज को क्या देना चाहिए। भारत के अलावा जापान ही एकमात्र ऐसा प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में कर्तव्यों की एक स्पष्ट सूची है। यह तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। भाग 5 अध्याय 1 संघ की कार्यपालिका। जी, इसमें हम अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक को समझेंगे। और यहाँ एक जरूरी बात पहले ही बता देते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एग्जाम फैक्ट, भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। हाँ, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। बिल्कुल। तो स्लाइड के अनुसार संघ की कार्यपालिका का गठन इन सबसे मिलकर होता है। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उनके बाद उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, फिर सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और उनकी पूरी टीम यानी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। जी, और यहाँ एक और एग्जाम फैक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये अंतर बहुत है हमें। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले पद से शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से। आर्टिकल्स 52 एंड 53।
अनुच्छेद 52 ये बहुत सीधा और छोटा है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। ये देश की निरंतरता का प्रतीक है। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 53 पर। यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। आगे इसमें लिखा है इस शक्ति का प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। हाँ, और व्यवहार में वो इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। एक और बहुत बड़ी शक्ति का जिक्र है, वह रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होगा। जी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट भी है कि अनुच्छेद 53 के तहत ही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तो अब जब हमने राष्ट्रपति के पद और शक्ति को समझ लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि उनका चुनाव कैसे होता है। तो अगला विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54। हाँ, ये बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, मतलब उन्हें सीधे जनता नहीं चुनती। तो इस निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सदस्य होते हैं? इसमें 3 तरह के सदस्य शामिल हैं। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुने हुए सदस्य। ठीक है। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड एमएलएस, मतलब सभी राज्यों के चुनाव में विधायक भी वोट देते हैं। जी। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, तो दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएस भी इसमें शामिल हैं। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम फैक्ट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो ये है कि संसद के मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो सदस्य चुनाव जीत कर नहीं आए, जिन्हें मनोनीत किया गया है, वो वोट नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब चुनाव में कौन वोट देगा ये तो तय हो गया, पर चुनाव का तरीका क्या होगा ये बताता है अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। इसका पहला बिंदु है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी होगी। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि हर राज्य के वोट का वजन उसकी जनसंख्या के अनुपात में हो, ताकि छोटे बड़े राज्यों में एक संतुलन बना रहे। और चुनाव की पद्धति क्या है? यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हाँ, और इसके साथ ही यह एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा। मतलब वोट वरीयता के आधार पर दिए जाते हैं और वोट बेकार नहीं जाता, वो ट्रांसफर हो जाता है। सही कहा। और आखिरी बात, मतदान गुप्त होगा यानी सीक्रेट बैलेट। यहाँ एक और एग्जाम फैक्ट है अनुच्छेद 55 को लेकर। अनुच्छेद 55 राज्यों और संघ के बीच समानता पैरिटी सुनिश्चित करने के लिए वोट मूल्य वोट वैल्यू की गणना का प्रावधान करता है। जी, इसी अनुच्छेद में वो फॉर्मूला दिया गया है जिससे एक विधायक और एक सांसद के वोट की कीमत निकाली जाती है। ठीक है, अब चुनाव हो गया, राष्ट्रपति पद पर आ गए, तो उनका कार्यकाल कितना होगा ये बताता है आर्टिकल 56 कार्यकाल और त्यागपत्र। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। ये तो सीधा है। और अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करेगा। जी, वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प एग्जाम फैक्ट है, वो ये कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसे तुरंत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा को देनी होती है। हाँ, ये उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है। अच्छा, क्या राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाया जा सकता है और इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। और एक और स्थिति है, मान लीजिए कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तब क्या होगा? तब उत्तराधिकारी के आने तक वो पद पर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल पूरे होते ही पद खाली हो जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब बात करते हैं पुनर्निर्वाचन योग्यताओं की, आर्टिकल 57 और 58। अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन री-इलेक्शन का पात्र है। मतलब भारत में कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जी, कोई सीमा नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 58 जो योग्यताओं के बारे में है। भारत का नागरिक हो, ये तो स्वाभाविक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, जो थोड़ी अलग है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। हाँ, और चौथी, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। और इन योग्यताओं से जुड़ा एक एग्जाम फैक्ट है, राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा मैक्सिमम एज लिमिट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। न्यूनतम 35 वर्ष है पर अधिकतम कोई नहीं। सही कहा। अब आते हैं अनुच्छेद 59 पर जो राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में है। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई सदस्य निर्वाचित होता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। मतलब वो एक साथ सांसद, विधायक और राष्ट्रपति नहीं रह सकते। बिल्कुल। दूसरी शर्त, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये तो योग्यता में भी था। हाँ, और उन्हें कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। उसे बिना किराया दिए आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन का उपयोग करने का हक होगा। और एक बहुत बड़ी सुरक्षा भी है, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियां और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। ये तो पद की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। और इससे जुड़ा एग्जाम फैक्ट क्या है? राष्ट्रपति की परिलब्धियां, एमोल्यूमेंट्स और भत्ते संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब संसद कानून बनाकर ये तय करती है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, आर्टिकल 60 शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा दिलाई जाती है। और अगर सीजेआई मौजूद ना हो तो सीजेआई की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अच्छा, उनकी शपथ में मुख्य बातें क्या होती हैं? शपथ के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, श्रद्धापूर्वक कार्यपालन मतलब फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। दूसरा, और ये सबसे खास है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण मतलब प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। और तीसरा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना। यहीं पर एक बहुत अनोखा एग्जाम फैक्ट छिपा है। राष्ट्रपति एकमात्र पदाधिकारी है जो संविधान के संरक्षण और बचाव, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड की शपथ लेता है। ये उनकी भूमिका को बहुत खास बना देता है। वे संविधान के संरक्षक हैं। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसका जिक्र हमने पहले किया था, महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61। ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसका सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण मतलब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को और साथ ही सदन के 14 सदस्यों के हस्ताक्षर भी चाहिए प्रस्ताव पर। जी, और इसे पारित करना भी बहुत मुश्किल है। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3, ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। और यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी होती है। इसीलिए एग्जाम फैक्ट ये है कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है जिसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं।
ठीक है, तो ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब आते हैं देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर, भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 एंड 64। अनुच्छेद 63 बहुत सरल है। ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 उनके मुख्य काम को परिभाषित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा। पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा और राष्ट्रपति की तरह वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम फैक्ट है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो फिर उनका उपराष्ट्रपति वाला काम क्या है? ये हमें अनुच्छेद 65 में पता चलता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य। जी, ये उनकी आकस्मिक भूमिका है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और सिर्फ पद खाली होने पर ही नहीं बल्कि अनुपस्थिति या बीमारी के दौरान भी वो कार्यों का निर्वहन करेगा। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तो उस समय राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उस समय उपसभापति ये जिम्मेदारी निभाते हैं। और एग्जाम फैक्ट ये है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और वेतन प्राप्त होते हैं। मतलब वो पूरी तरह से राष्ट्रपति बन जाते हैं उस समय के लिए। हाँ, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए या राष्ट्रपति वापस ना आ जाए। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66। क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? कुछ समानताएं हैं पर बड़े अंतर भी हैं। सबसे पहले निर्वाचक मंडल को देखते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ये एक बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं थे। बिल्कुल, और दूसरा बड़ा अंतर यह है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सिर्फ संसदीय उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। जी, लेकिन पद्धति वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। अब योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु, ये तो राष्ट्रपति जैसा ही है। हाँ, पर तीसरा बिंदु अलग है। उन्हें राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा थी, इनके लिए राज्यसभा। ये तर्कसंगत भी है क्योंकि इन्हें राज्यसभा का सभापति बनना होता है। सही पकड़ा। और यही हमारा अगला एग्जाम फैक्ट है। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया पर। आर्टिकल 67। 5 वर्ष ये भी राष्ट्रपति के समान है। राष्ट्रपति को संबोधित। ये उल्टा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। जी, अब हटाने की प्रक्रिया देखते हैं जो राष्ट्रपति से बहुत अलग और सरल है। कैसे? पहली बात, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। अच्छा। और इसे पास करने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित होना जरूरी है। और लोकसभा का क्या रोल है? लोकसभा की सहमति आवश्यक, मतलब लोकसभा को बस साधारण बहुमत से सहमत होना होता है, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम फैक्ट ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग, इंपीचमेंट की आवश्यकता नहीं होती, केवल राज्यसभा का संकल्प पर्याप्त है। जी, बस लोकसभा की सहमति के साथ। अब आगे बढ़ते हैं शपथ और कुछ आकस्मिक स्थितियों पर। आर्टिकल 69 एंड 70। अनुच्छेद 69 शपथ के बारे में है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। और उनकी शपथ का मुख्य भाव क्या है? उनकी शपथ है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रपति की शपथ से अलग है जिसमें संरक्षण और बचाव जैसे शब्द थे। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 70 ये एक तरह का सुरक्षा वाल्व है। ये कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए संसद प्रावधान कर सकती है। मतलब ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसका जिक्र संविधान में नहीं है तो संसद कानून बना सकती है। हाँ, और इसका एक क्लासिक फैक्ट है 1969 में संसद ने नियम बनाया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब 2 और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आते हैं, चुनाव विवाद और समाधान। आर्टिकल 71 एंड 72। अनुच्छेद 71 साफ कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब चुनाव को लेकर कोई भी विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। जी, और किसी कोर्ट में नहीं। अब है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, पार्डन, प्रलंबन, रिप्रीव, विराम, रिस्पाइट या परिहार, रिमिशन करने की शक्ति रखते हैं। हाँ, वो सजा माफ कर सकते हैं, टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं या सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। ये शक्ति सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल के मामलों में भी लागू होती है और मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस के सभी मामलों में भी। और यहीं से हमारा एग्जाम फैक्ट निकलता है। वो ये कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विशेषकर कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड पर राज्यपाल की सख्ती से अधिक व्यापक है। जी, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। अब हम कार्यपालिका के अगले हिस्से पर आते हैं, कार्यपालिका विस्तार और मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 73 एंड 74। अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। मतलब केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति की सीमा वही है जो संसद की विधायी शक्ति की है। बिल्कुल। अब आता है अनुच्छेद 74 जो संसदीय प्रणाली का आधार है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसके बाद आती है, राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब सलाह मानना अनिवार्य है। हाँ। और एग्जाम फैक्ट यही है कि 42nd और 44th संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, बाइंडिंग बना दिया है। तो असली शक्ति मंत्रिपरिषद के ही हाथ में है। अब मंत्रियों के बारे में जानते हैं आर्टिकल 75 से। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री कब तक पद पर रहते हैं? वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण करेंगे, जिसका व्यवहारिक मतलब होता है प्रधानमंत्री के विश्वास तक। और इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होगी। जी, और एग्जाम फैक्ट यही है कि अनुच्छेद 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के सिद्धांत का आधार है। मतलब सरकार एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े वकील पर, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ये बहुत ऊंची योग्यता है। इनका कर्तव्य है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। और इनके पास एक विशेष अधिकार है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ
ऑडियंस है। और एक और अनोखा अधिकार है जो एग्जाम फैक्ट भी है, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, नहीं है। जी, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। चलिए अब हम इस अध्याय के अंत में आ गए हैं। सरकारी कार्य संचालन आर्टिकल 77 एंड 78। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हुई कही जाएगी। ये उन्हें हेड ऑफ स्टेट के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। और फिर है अनुच्छेद 78 जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताता है। प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को देना। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना। तो इन कर्तव्यों से क्या स्थापित होता है? इससे हमारा आखिरी एग्जाम फैक्ट सामने आता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री को संवाद की कड़ी, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में स्थापित करता है। मतलब प्रधानमंत्री ही वो पुल है जो सरकार और राष्ट्राध्यक्ष को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सुविचारित व्यवस्था है जो शक्तियों का संतुलन बनाए रखती है। भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 2 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 चैप्टर 2। आज हम भारतीय संविधान की भाग 5 की अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। संसद, संरचना और शक्तियां, पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर एंड पावर्स। अनुच्छेद 79 122। इस अध्याय में संसद की बनावट और उसकी शक्तियों का वर्णन है जो अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक दिए गए हैं। परीक्षा तथ्य एग्जाम फैक्ट। भारतीय संसद की व्यवस्था वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है। संसद का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आर्ट 79 एंड 80। तो अब हम अनुच्छेद 79 और 80 के अनुसार संसद के गठन को समझेंगे। आर्ट 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसका मतलब यह है कि भारत की संसद में 3 अंग शामिल हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, सिर्फ 2 सदन नहीं। आर्ट 80 राज्यसभा, अधिकतम 250 सदस्य। जी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा। ये वो लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। और बाकी के जो अधिकतम 238 सदस्य हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परीक्षा तथ्य राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, भले ही वह किसी सदन का सदस्य नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है, हालांकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। लोकसभा की संरचना कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा आर्ट्स 81 एंड 82। अब हम अनुच्छेद 81 और 82 के तहत लोकसभा की बनावट के बारे में जानेंगे। आर्ट 81 सदन की अधिकतम संख्या राज्यों से 530 से अनधिक मैक्सिमम 530 फ्रॉम स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से अनधिक मैक्सिमम 20 फ्रॉम यूटीज। तो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 हो सकती है। चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार। जी, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। आर्ट 82 पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट, प्रत्येक जनगणना सेंसस के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन। और अनुच्छेद 82 ये बताता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका पुनः समायोजन किया जाएगा। अवधि और योग्यता, ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशन। आर्ट्स 83 एंड 84। इस भाग में हम अनुच्छेद 83 और 84 के अनुसार संसद के सदनों की अवधि और सदस्यों की योग्यताओं पर चर्चा करेंगे। आर्ट 83 अवधि राज्यसभा स्थायी सदन परमानेंट हाउस 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त। लोकसभा 5 वर्ष जब तक भंग न हो। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। अच्छा। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बशर्ते उसे पहले भंग न कर दिया जाए। 84 योग्यता भारत का नागरिक आयु राज्यसभा ज्यादा 30 वर्ष, लोकसभा ज्यादा 25 वर्ष। देखिए, अनुच्छेद 84 के तहत सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। परीक्षा तथ्य आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये एक विशेष जानकारी है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद के सत्र आर्ट्स 85-87। अब हम अनुच्छेद 85 से 87 तक संसद के सत्रों से संबंधित जो प्रावधान है उनको देखेंगे। आर्ट 85 राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, समन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं, सत्रावसान, प्ररोग और भंग डिसॉल्व करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। और एक जरूरी बात यह है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आर्ट 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं या उन्हें कोई संदेश भेज सकते हैं। आर्ट 87 विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और साल के पहले सत्र में। जी, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में एक विशेष अभिभाषण देते हैं। परीक्षा तथ्य साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। नियम के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी ही चाहिए, ये आवश्यक है। मंत्रियों के अधिकार और राज्यसभा अधिकारी राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड आरएस ऑफिसर्स आर्ट्स 88-90। इस खंड में अनुच्छेद 88 से 90 के प्रावधान है जो मंत्रियों के अधिकारों और राज्यसभा के अधिकारियों से संबंधित हैं। आर्ट 88 मंत्री और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं, राइट टू स्पीक नॉट टू वोट। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी ये दोनों संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। हाँ, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो उस सदन के सदस्य न हो। आर्ट 90 भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। अनुच्छेद 89 ये स्थापित करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्ट 90 उपसभापति पद का रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाना। और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद के खाली होने, उनके इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की प्रक्रियाओं का वर्णन है। परीक्षा तथ्य एग्जाम फैक्ट महान्यायवादी संसद सदस्य नहीं होते, फिर भी समिति के सदस्य बन सकते हैं।
ये एक विशेष तथ्य है कि महान्यायवादी संसद के सदस्य न होते हुए भी संसदीय समितियों के सदस्य बन सकते हैं। सभापति के कर्तव्य और शक्तियां, आर्ट्स 91 एंड 92। अब हम अनुच्छेद 91 और 92 के तहत राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में जानेंगे। आर्ट 91 कर्तव्यों का पालन, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करेंगे। अनुच्छेद 91 कहता है कि जब सभापति का पद खाली हो या वे अनुपस्थित हों तो जो उपसभापति हैं वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आर्ट 92 पीठासीन अधिकारी, जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे। वे बोल सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। देखिए, अनुच्छेद 92 के अनुसार यदि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वे उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अच्छा, वे बोल तो सकते हैं लेकिन बराबरी की स्थिति में अपना निर्णायक वोट नहीं दे सकते। परीक्षा तथ्य, एग्जाम फैक्ट, उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होते, वे सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि उपसभापति जो हैं वो सभापति के अधीन काम नहीं करते बल्कि वे सीधे राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, आर्ट्स 93 एंड 94। इस स्लाइड में हम अनुच्छेद 93 और 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट 93 चुनाव, इलेक्शन, लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जी, अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। आर्ट 94 पद रिक्त होना, हटाना, यदि सदन का सदस्य नहीं रहता, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। हटाना, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा 14 दिन की नोटिस। अनुच्छेद 94 उन स्थितियों का वर्णन करता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, जैसे कि सदन का सदस्य न रहने पर। और त्यागपत्र, इस्तीफे की स्थिति में अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं और उन्हें पद से हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देकर सदन में बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। परीक्षा तथ्य, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ये एक सामान्य भ्रम है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपाध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष की शक्तियां और सचिवालय, स्पीकर्स पावर्स एंड सेक्रेटेरिएट, आर्ट्स 95-98। यहाँ हम अनुच्छेद 95 से 98 तक अध्यक्ष की शक्तियों और संसद के सचिवालय के बारे में जानेंगे। आर्ट 95 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का कार्यभार। अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों को संभालते हैं। आर्ट 96 हटाने का प्रस्ताव होने पर अध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे, नो कास्टिंग वोट। अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वे कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं करेंगे और निर्णायक मत नहीं दे सकते। आर्ट 97 वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस, संसद द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 97 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद कानून बनाकर तय करती है। आर्ट 98 संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अपना स्वतंत्र सचिवालय होता है। जी, अनुच्छेद 98 यह प्रावधान करता है कि संसद का अपना एक अलग और स्वतंत्र सचिवालय होगा। परीक्षा तथ्य, सचिवालय की भर्ती और सेवा शर्तें संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार संसद को कानून के माध्यम से है। कार्य संचालन, शपथ और कोरम, आर्ट्स 99 एंड 100। अब हम अनुच्छेद 99 और 100 के तहत कार्य संचालन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं शपथ और कोरम को समझेंगे। आर्ट 99 शपथ, ओथ, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। आर्ट 100 मतदान और कोरम, निर्णय बहुमत से होगा, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, केवल मत बराबर होने पर अध्यक्ष देंगे। कोरम, कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग। देखिए, अनुच्छेद 100 के अनुसार सदन में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अध्यक्ष केवल तब वोट देते हैं जब किसी प्रस्ताव पर मत बराबर हो जाएं। जिसे निर्णायक मत कहते हैं। बिल्कुल, और सदन की कार्यवाही के लिए कोरम यानी न्यूनतम उपस्थिति कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा मतलब 110 होना आवश्यक है। परीक्षा तथ्य, यदि कोरम पूरा नहीं है तो सदन को स्थगित करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। हाँ, ये अध्यक्ष का कर्तव्य है कि यदि सदन में कोरम पूरा नहीं हो तो वो बैठक को स्थगित कर दें। सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशंस, आर्ट्स 101 एंड 102। अनुच्छेद 101 और 102 में उन आधारों का वर्णन है जिन पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। आर्ट 101 स्थानों का रिक्त होना, वेकेशन ऑफ सीट्स, दोहरी सदस्यता वर्जित, 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सीट रिक्त। अनुच्छेद 101 के तहत कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। साथ ही यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। आर्ट 102 अयोग्यता के आधार, 1 लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 2 विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड, 3 दिवालिया, इंसॉल्वेंट, 4 नागरिकता का अभाव, 5 दल बदल, डिफेक्शन, 10th शेड्यूल। अनुच्छेद 102 के अनुसार किसी सदस्य को लाभ का पद धारण करने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने, दिवालिया होने, भारत का नागरिक न रहने या फिर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का दोषी पाए जाने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। का पद संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है, संविधान में परिभाषित नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि लाभ का पद क्या है ये संविधान में परिभाषित नहीं है बल्कि इसे संसद कानून द्वारा तय करती है। अयोग्यता पर निर्णय, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, आर्ट्स 103 एंड 104। इस भाग में हम जानेंगे कि अनुच्छेद 103 और 104 के अनुसार सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। आर्ट 103 निर्णय कौन लेगा, हु डिसाइड्स, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट निर्णय करेंगे। शर्त, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 103 के अनुसार जो अनुच्छेद 102 में आधार दिए गए हैं उन पर किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। लेकिन एक शर्त है। हाँ, ऐसा करने से पहले उन्हें चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और वो राय बाध्यकारी होती है। आर्ट 104 दंड, पेनल्टी, शपथ लेने से पहले बैठने, वोट देने पर 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना। अनुच्छेद 104 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन में बैठता है या वोट देता है तो उस पर हर दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परीक्षा तथ्य, दल बदल के मामलों में निर्णय अध्यक्ष सभापति करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जहां अन्य अयोग्यताओं पर निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं वहीं दल बदल यानी 10वीं अनुसूची के मामलों में निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। शक्तियां और विशेषाधिकार, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, आर्ट्स 105 एंड 106। अनुच्छेद 105 और 106 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। आर्ट 5 संसदीय विशेषाधिकार,
वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, संसद के भीतर संसद में कही गई बात या वोट के लिए कोर्ट में केस नहीं हो सकता। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को सदन के अंदर बोलने की पूरी आजादी देता है। उन्होंने संसद में जो कुछ भी कहा है या जो वोट दिया है उसके लिए उन पर किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। वेतन और भत्ते संसद कानून द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। और अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर समय समय पर तय किए जाते हैं। परीक्षा तथ्य, एग्जाम फैक्ट, ये विशेषाधिकार महान्यायवादी एजी जैसे गैर सदस्यों पर भी लागू होता है जो सदन में बोलते हैं। ये विशेषाधिकार सिर्फ सांसदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये महान्यायवादी जैसे उन गैर सदस्यों को भी प्राप्त है जिन्हें सदन में बोलने का अधिकार है। विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ऑर्डिनरी बिल्स, आर्ट्स 107 एंड 108। अब हम अनुच्छेद 107 और 108 के तहत साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया को समझेंगे। 807 विधेयक पेश करना, धन विधेयक को छोड़कर विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है। दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 107 के अनुसार एक साधारण विधेयक जो धन विधेयक ना हो वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और कानून बनने के लिए दोनों सदनों से उसका पारित होना जरूरी है। 108 जॉइंट सिटिंग कब? यदि 6 महीने तक गतिरोध हो, डेडलॉक हो। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, समन्ड बाय प्रेसिडेंट। निर्णय उपस्थित सदस्यों का बहुमत। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच 6 महीने से अधिक समय तक असहमति बनी रहती है, मतलब गतिरोध हो जाता है, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और निर्णय बहुमत से होता है। हाँ, इसमें निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। परीक्षा तथ्य, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 118 के तहत यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 118 में वर्णित है। धन विधेयक आर्ट्स 109 एंड 110। अब हम अनुच्छेद 109 और 110 में वर्णित धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है उस पर ध्यान देंगे। आर्टिकल 109 विशेष प्रक्रिया केवल लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें दे सकती है। आर्टिकल 110 परिभाषा, डेफिनेशन, टैक्स लगाना, हटाना, सरकार द्वारा उधार लेना, बोरोइंग, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से लेन देन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसमें कर लगाने या हटाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने और भारत की संचित निधि से धन के लेन देन से संबंधित मामले शामिल होते हैं। परीक्षा तथ्य, एग्जाम फैक्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने पर अंतिम फैसला करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है और उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। विधेयकों पर अनुमति, असेंट टू बिल्स, आर्टिकल 111। अनुच्छेद 111 ये बताता है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति क्या कदम उठा सकते हैं। 811 राष्ट्रपति के विकल्प: 1 अनुमति देना, गिव असेंट, 2 अनुमति रोकना, विथहोल्ड असेंट, 3 पुनर्विचार के लिए लौटाना, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, धन विधेयक को छोड़कर। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वे उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरा, अपनी सहमति रोक सकते हैं, या तीसरा, उसे लौटा सकते हैं। हाँ, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। परीक्षा तथ्य, यदि संसद विधेयक को दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, मस्ट गिव असेंट। जी, यदि संसद किसी विधेयक को जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, आर्ट्स 112 एंड 113। अनुच्छेद 112 और 113 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, जिसे हम आमतौर पर बजट कहते हैं। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं, आय और व्यय का अनुमान। अनुच्छेद 112 सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वो हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण संसद के सामने रखे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 113 प्राक्कलन, एस्टिमेट्स, भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, संसद में मतदान नहीं केवल चर्चा, अन्य व्यय, लोकसभा में मतदान होता है। अनुच्छेद 113 के अनुसार बजट के अनुमानों में 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक भारत व्यय, जिस पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता, और दूसरा अन्य व्यय, जिन्हें लोकसभा की मंजूरी के लिए मतदान हेतु रखा जाता है। परीक्षा तथ्य, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ये एक रोचक तथ्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। विनियोग और वित्तीय विधेयक, आर्टिकल 114, 117। इस खंड में हम अनुच्छेद 114 से 117 तक विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं और विधेयकों के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अनिवार्य कानून। अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है। आर्टिकल 115 अनुपूरक अनुदान, आर्टिकल 116 लेखानुदान, बजट पास होने तक खर्चे के लिए अग्रिम राशि, आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयक। जी, अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदानों से संबंधित है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान का प्रावधान करता है, जिसके तहत बजट पारित होने तक की अवधि के लिए सरकार को खर्च के लिए अग्रिम राशि दी जाती है। और अनुच्छेद 117